अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको डरा देगी और उससे भी ज्यादा सरकारी दावों की पोल खोलेगी। यह वो तस्वीर जिसकी कल्पना कर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। देखिए झुंझुनू के नवलगढ़ के सरकारी कोविड सेंटर की डरावनी तस्वीर। ये सरकार कोविड केयर सेंटर का हाल देखिए। सरकार कोरोना से लड़ने का इंतजाम देखिए। सरकार डॉक्टरों की लापरवाही मत आना इन कोविड केयर सेंटर में लाडो। देख लीजिए सरकारी कोविड केयर सेंटर की सच्ची तस्वीर है। गौर से देखिए ये तस्वीर भयानक और डरावनी है। इतनी डरावनी कि बस देखकर आप सिहर जाएंगे। अभी आप लोग क्या लेके आए हो? सोच में पड़ जाएंगे और बस यही कहेंगे मत आना इन कोविड केयर सेंटर में लाडो। देखिए ये सरकारी कोविड केयर सेंटर की तस्वीर है। जहां एक बच्ची की हालत बिगड़ गई है और उसके परिजन उसकी देखभाल में जुटे हुए हैं। जिस जगह पर डॉक्टर और नर्स को होना चाहिए था, जहां परिजनों को घुसने की इजाजत नहीं है, ये वहां की हकीकत है। घर की लाडली की जब जान पर बनाई तो कोरोना की परवाह किए बिना पूरे घर वाले उसकी जान बचाने में जुट गए, ये जानते हुए भी कि वो कोरोना पॉजिटिव है। लाख बुलाने के बावजूद नवलगढ़ के इस कोविड सेंटर में डॉक्टर और नर्स नहीं आए। इस बीच बच्ची की हालत बिगड़ती गई। आनन फानन में इस बच्ची को झुंझुनू ले जाया गया। वार्ड नंबर 23 की एक बच्ची थी जो कोरोना पॉजिटिव थी। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब होने से उस बच्ची को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन उसको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला। हमने डॉक्टर को खूब कहा, डॉक्टर को फ़ोन भी किया, लेकिन डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ जो जितना ये चिकित्सा कर्मी जो स्टाफ था उनको वो भी कोई नहीं था वहाँ पे। जी भास्कर अपने सीएमओ है, उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे उस बच्ची को कोई राहत मिल सके। तो लास्ट में हमें उसको एम्बुलेंस में डालकर झुंझुनू बीडी के अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। और इसके लिए हम लोग आज यहाँ एसडीएम साहब के पास आए हैं। उनको ज्ञापन दिया है कि वो उन उत्तरदायी जो व्यक्ति हैं उन पर उचित कार्रवाई करे। ये वीडियो अब वायरल है और सरकारी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या सरकारी कोविड केयर सेंटर की यही सच्चाई है? क्या सरकारी कोविड सेंटर भगवान भरोसे ही है? झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। अब बात उस फैसले की जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिस केस की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं थानागाजी गैंगरेप मामले की, जिस पर विशेष अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। 4 दोषियों को उम्र कैद मिली है और उन्हें सजा भी मिली है, आर्थिक दंड भी दिया गया। गैंगरेप मामले में हो गया इंसाफ। इंद्रराज, छोटेलाल, हंसराज और अशोक ये आजीवन कारावास वाले। कठोर जी जी कठोर जी नहीं कठोर। और आईटी के अंदर मुकेश को 5 साल की सजा हुई है। थानागाजी कांड में बड़ा फैसला। दरिंदों को उनका फेट सुना दिया गया और अब देखिए इनको जेल ले जाया जा रहा है। यहाँ से जेल जाने के बाद उनकी आखिरी सांस तक ये जेल में ही रहेंगे। 4 दोषियों को आजीवन कारावास। एक दोषी को 5 साल की सजा। दरिंदों को मिली हैवानियत की सजा। चार लोगों को आजीवन कारावास हुआ है और एक को अलग से सजा दी गई है। आर्थिक दंड भी दिया गया है। अलवर के बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।
SC/ST कोर्ट में जज ब्रिजेश कुमार ने दोषी छोटेलाल, अशोक, इंद्राज और हंसराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि 5वें दोषी मुकेश को 5 साल की सजा सुनाई गई। सजा के साथ ही सभी दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया, जिसे पीड़ित को दिया जाएगा। उम्र कैद 4 दोषियों को उम्र कैद मिली है और उन्हें सजा भी मिली है, आर्थिक दंड भी दिया गया और वो आर्थिक दंड अब पीड़िता को मिलेगा, क्योंकि इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट, सिंपल लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं, रिग्रीरियस यानी कि जो दांडिक है, कठोर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट 4 दोषियों को मिली है और जिसमें जितना भी उनसे जो भी दंड है, जो आर्थिक दंड है, वो पीड़िता को दिया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने मामले में 5 आरोपियों को दरिंदगी के लिए दोषी करार दिया। इसके 1 घंटे बाद ही सभी दोषियों को सजा भी सुना दी गई। आज सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया। आरोपियों के अलावा कोर्ट में केवल वकीलों को ही जाने की इजाजत मिली, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान ने इस केस की पल पल की अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई। हालांकि इस केस के एक और नाबालिग आरोपी की अलग से पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इंद्राज, छोटेलाल, हंसराज और अशोक जी, ये आजीवन कारावास, ये आजीवन कारावास वाले कठोर, जी जी कठोर जी नहीं कठोर। और IT के अंदर मुकेश को 5 साल की सजा हुई है IT एक्ट 67A के अंदर में, और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है और सेक्शन 4 और 6 के अंदर 2 साल का जुर्माना और 2,000 रुपए की उसमें सजा हुई है। मई 2019 की इस वारदात की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। दरिंदों ने पति के सामने ही पत्नी से गैंगरेप किया था, लेकिन मंगलवार को इस संगीन गुनाह पर सजा के ऐलान के साथ ही इंसाफ हो गया। ये फैसला सबक है उन दरिंदों के लिए जो हैवानियत के लिए हदें पार कर देते हैं। हाथरस केस में माहौल बिगाड़ने की साजिश की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। इस मामले में मथुरा से 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने बताया पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में करने की वजह क्या थी। इधर ईडी भी मदद के नाम पर हुई फंडिंग की जांच करने जा रही है। हाथरस केस में इंसाफ की आड़ में उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। पुलिस की जांच और सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के हलफनामे में इस पूरी साजिश का जिक्र किया गया है। एक और पुलिस की धरपकड़ जारी है, तो दूसरी ओर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी निगरानी में CBI जांच को कहा है। अपने हलफनामे में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वेबसाइट के जरिए हिंसा फैलाने की साजिश रची गई। जस्टिस फॉर हाथरस में हिंसा फैलाने के तरीके डाले गए। वेबसाइट में मदद के नाम पर फंडिंग कराई गई। मृतका का अंतिम संस्कार रात में कराना सही था। सुबह अंतिम संस्कार में दंगा भड़काने की आशंका थी। इधर हाथरस केस के बहाने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस ने मथुरा से PFI के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य मिला। यूपी के 8 शहरों में अब तक 19 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पोस्टरों, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। परिवार को गलत बयान के एवज में 50 लाख रुपए की पेशकश हुई। हालांकि योगी सरकार से इतर पूरा विपक्ष इस साजिश की थ्योरी को पूरे मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रहा है। बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। नाकामी को साजिश का नाम दे रहे हो। आप स्वीकार करो कि आप नकारे हो, आपकी सरकार नकारी है। अब इस पूरे मामले को अगले महीने होने वाले विधानसभा सीटों के उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और प्रदेश में दलित समुदाय का वोट बैंक 20% है। ऐसे में सभी सियासी दलों के लिए सरकार को घेरने के लिए ये मुद्दा बड़ा अहम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और
घर बैठे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 67 लाख हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। हालांकि डर और खतरा अभी भी बरकरार है। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आई है। दिन पर दिन संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसकी रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। इसके साथ ही मरीज जल्द ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। वायरस से जंग जीतने वाले 84% लोग हैं। रिकवरी रेट देश में बेहतर हो रहा है। पिछले एक दिन में कोरोना के आए आंकड़े पिछले दिनों के मुकाबले कम थे। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 61,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं वायरस के संक्रमण के चलते 850 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। वैसे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 67 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि अभी तक वायरस से 1 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9 लाख के करीब है। वहीं वायरस से 56,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक भारत में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 8 करोड़ के पार चला गया है। महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य है, जहां संक्रमितों की संख्या 14 लाख के करीब पहुंच गई है। इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने चौंकाने वाला बयान दिया है। WHO के मुताबिक दुनिया की बड़ी आबादी खतरे में है। हर 10 में से 1 इंसान कोरोना संक्रमित हो सकता है। खैर, ये तो तय है कि कोरोना का खतरा आने वाले महीनों में बरकरार रहेगा, लिहाजा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं राहुल गांधी की ट्रैक्टर वाली राजनीति, जिसमें सामने से तो ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन दरअसल वो किसानों को सामने रखकर पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा जारी है। अब इस यात्रा का अगला पड़ाव हरियाणा का करनाल और कुरुक्षेत्र है, लेकिन इससे पहले हरियाणा में राहुल गांधी और उनकी ट्रैक्टर यात्रा के प्रवेश को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खूब सियासी ड्रामा हुआ। ड्रामे के बारे में बाद में बताएंगे, पहले यात्रा की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पंजाब में यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें ट्रैक्टर पर राहुल की सोफा सीट को लेकर सोशल मीडिया में खूब चुटकी ली गई, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने इसका मौका नहीं दिया और वे खुद ड्राइविंग करते नजर आए। अब बात करते हैं बॉर्डर पर हुए सियासी ड्रामे की। दरअसल हरियाणा बॉर्डर पर कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा को पुलिस ने रोक लिया। सरकार की ओर से राहुल गांधी के साथ केवल 100 कार्यकर्ताओं को प्रवेश की इजाजत थी, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की। बस क्या था, वो चाहते थे ड्रामा, और ड्रामा शुरू भी हो गया। बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी को हरियाणा में तो प्रवेश मिल गया, लेकिन अब उनकी इस पूरी ट्रैक्टर यात्रा की वीडियोग्राफी पुलिस करेगी। साथ ही राहुल को कहीं भी रैली करने की इजाजत भी नहीं दी गई है। लेकिन राहुल जो चाहते थे वो मिली या नहीं, इस पर तो अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं। रिलायंस समूह के रिटेल बिजनेस में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA कुल 5,512.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के जरिए ADIA रिलायंस रिटेल की 1.20% हिस्सेदारी खरीदेगी। रिलायंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस निवेश के साथ RRVL
ने 4 सप्ताह के भीतर सिल्वर लेक, KKR, जनरल अटलांटिस, मुबाडाला, GIC, TPG और आडियासरी के प्रमुख वैश्विक निवेशकों के जरिए 37,710 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। RRVL की रिलायंस रिटेल लिमिटेड देश के सबसे बड़े और सबसे तेजी से उभरते रिटेल बिजनेस का परिचालन करती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।